नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ आपको विंडो में दिख रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी। उनका स्वागत करते हैं। हमारी पत्रकारिता के वरिष्ठतम तमाम लोगों में से शामिल हैं भाऊ, जिनसे हम लोग एक रास्ता लेते हैं और अक्सर हर ऐसे मुद्दों पर जिस पर लगता है कि कहीं राह बंद हो गई जर्नलिज्म के सोचने की, वहां से आगे नई राह पर बात करते हैं। आज हम लोग पहली बार बांग्लादेश पर भाऊ से बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा समय हुआ, चुनाव हो गए। इसको भाऊ कैसे देख रहे हैं? भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाऊ, क्या आपको ये पूरा बांग्लादेश का जो ये नया अभी का फिलहाल घटनाक्रम है, इसको आप पहले अनफोल्ड करें। ये कैसा दिख रहा है? क्या आपको लगा कि क्या हुआ है बांग्लादेश में? उस पर फिर पीछे जाएंगे जी। वो अभी भी सोशल मीडिया में धुरंधर जोर से चल रहा है। जी जी। तो उसमें वो रहमान डकैत है ना, जी जी जी। और ये आया वो तारिक रहमान है। तो मेरे दिमाग में पहली सोचा कि बदलाव क्या हुआ है। तो यूनुस डकैत गया और रहमान डकैत आ गया। इससे मैं ज्यादा फर्क नहीं मानता, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। यूनुस नाम का एक डकैत था, उसको कोई लीगल सैंक्शन नहीं था, ना कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन था। अचानक से 24 यानी 1.5 साल पहले अचानक से वहां की जो चुनी हुई प्राइम मिनिस्टर थी, उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और इनको किसने बनाया? यूनिस कौन है? नोबेल उसको मिला है। तो नोबेल का मतलब जनता का मत तो होता नहीं है। जनता के मत से तो ट्रम्प भी चुनकर आए। वो रो रहे हैं कि मुझे नोबेल लो, मुझे नोबेल लो। उनको कोई नोबेल दे नहीं रहा है। वेनेजुएला की जो महिला नेता है, उसको नोबेल मिला और वो तो चुनकर नहीं आई है। तो ये जो यूनुस नाम का, मोहम्मद यूनुस नाम का कोई माइक्रो फाइनेंसिंग का कोई बड़ा किंग था, उद्धारक था, उसको अचानक से किसने किया मुझे समझ में नहीं आता। एक जमात इस्लामी का जो युवा धड़ा है, उसने अचानक से दंगे फसाद शुरू कर दिए और जान बचाकर वहां से इनको भागना पड़ा, शेख हसीना वाजेद को। तो पिछले 50 साल से भी ज्यादा ये देश में कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र किया, भारत की मदद से किया था, वो शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को कत्ल करके एक दिन आर्मी ने वहां के सत्ता हासिल की थी, जिनका नाम था जियाउर रहमान। योगायोग ये था कि उसी समय पाकिस्तान में भी मिलिट्री ने टेक ओवर किया था। वो थे हक जियाउल हक थे, और यहाँ जियाउर रहमान थे। दोनों जगह जिया थे। तो उन्होंने सिर्फ टेक ओवर नहीं किया था, तो शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली की कत्ल की थी, बच्चे बच्चे तक। 2-4 साल के बच्चे भी, उनके पोते वगैरह थे, उनको मार डाला था। उसमें से बची थी उनकी बेटी हसीना वाजेद, जो उस वक्त ब्रिटेन में थी, वो बच गई थी। और जब आगे चलकर कुछ इधर उधर होकर फिर से डेमोक्रेसी और चुनाव की बात निकली, तो वो वापस आई थी और वो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो उसी समय मुझे लगता है, उसके भी बाद जब जियाउर रहमान वहां के मिलिट्री डिक्टेटर थे बांग्लादेश के, तो उनको भी जनरल इरशाद करके था, उन्होंने उनका तख्ता पलट कर दिया था। और जनरल इरशाद ने, मुझे लगता है, वो जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी थी। तो ये सिलसिला चलता रहा है। वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, जो पूर्व पाकिस्तान ही था, ईस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान जब बना तब 2 हिस्सों में बना था। एक बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल को पूर्व पाकिस्तान बोला गया, और ये था, ये वेस्ट पाकिस्तान था। तो 71 के भारत पाकिस्तान वॉर में ये 2 देश अलग हो गए। तो उसके बाद वही चलता रहा। अब हसीना वाजेद भी कोई
दूध की धुली है, ऐसा मैं मानता नहीं। इन्होंने भी जो कुछ किया था, तो दूसरी बीएनपी नाम की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, जिसके अब ये नए तारिक रहमान बने हैं, तो उनकी जो खालिदा जिया नाम की जो माँ है, वो भी उसी ढंग से चलाती थी। एक दूसरे के खिलाफ मानो खून की दुश्मनी है, इस ढंग से इनकी राजनीति चलती है। तो तरीका ये रहा। और उसके बाद जब ये खालिदा जिया सीरियस हो गई है, तब उनका बेटा जो ब्रिटेन में छुपा था वो आ गया। उसका नाम है तारिक रहमान। और जिस ढंग से यूनुस मोहम्मद यूनुस जिस ढंग से राजनीति कर रहा था बिना चुने हुए, ये पपेट था, कठपुतली थी अमेरिका की, अमेरिका ने बिठाई हुई थी, तो अपने तरीके से वो चला रहा था। अब इनकी और अमेरिका में उनकी बेटी वगैरह है, उसके जो बिजनेस है, उसके फायदे के लिए बांग्लादेश का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। तो एक तरीके से यूनिसी डकैत था, उसकी जगह रहमान डकैत आ गया। कहने का मतलब ये दोनों डकैत है। ये तरीका इनका जो है ना, वो जंगल राज चला सकते हैं, इंसानी राज नहीं चला सकते, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ही जंगल की आइडियोलॉजी है। जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मेरे हाथ में लाठी है तो भैंस मेरी है, तू लाठी कब्जा कर ले, भैंस तेरी हो गई। तो यही हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हमको भारत में बैठकर उछल कूद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखना पड़ेगा 1-2 साल और देखना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट जो बनी है वो कैसे चलती है। हाँ, एक बात है कि हमको उससे नुकसान ना हो, इसी ढंग से उसके साथ रिलेशन रखने पड़ेंगे, संबंध रिश्ते रखने पड़ेंगे। और ये करने के लिए मोदी सरकार बहुत तैयार है। जिस ढंग से पहले ही दिन भारत का प्रतिनिधि बनाकर लोकसभा के सभापति को भेजा गया, तो समझ में आता है कि पहले से इसकी तैयारी करके रखी है कि जो कुछ बांग्लादेश में होगा उस पर हमारी बारीकी से नजर है। और जिस ढंग के मोहरे प्यादे वो आगे करेंगे, उसी ढंग से हम अपना गेम खेलेंगे। लेकिन एक बात मत भूलो, यूनुस डकैत के जगह रहमान डकैत आ गया। अच्छा भाऊ, वो बात तो बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि बीएनपी के समय में पिछली बार जब खालिदा जिया थी तो उस वक्त की कोई बहुत रोजी पिक्चर हिंदुस्तान के साथ रिश्तों की नहीं थी। आतंकवाद उस समय बढ़ा, जेएमबी सबसे ताकतवर हो गए थे, वहीं से हम लोगों को हुजी का हिंदुस्तान पे एक के बाद एक अटैक हुए, उसी के समय हुए, और भारत के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से होता, तो ये उम्मीद तो नहीं है। लेकिन भारत सरकार की मजबूरी, वहां रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, उन पर जिस तरह के अत्याचार है, तो भारत सरकार इस पर दांव लगा रही है। हालांकि यूनुस की तो बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि वो जिस दिन आखिरी संबोधन किया, उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट की उन 7 राज्यों को जरूर उसने जोड़ा। यानी कहीं ना कहीं ये बात, इसका मतलब वो लोग, चाहे उसके, चूंकि वो तो पपेट था, चाहे उसके जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, अमेरिका का एक सिस्टम है या जो भी एक पूरा है, वो नॉर्थ ईस्ट पर इसका मतलब अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। उनको लगता है कि इन राज्यों को जो है, अब वहां ये सवाल तो ऐसे ही उठता है, आपने देखा होगा, कहीं से शुरू होता है और फिर उसको कहीं ले जाया जाता है। लेकिन क्या तारिक रहमान पर भारत ने जो दांव लगाया है, हम ये मान सकते हैं कि ये शायद अवामी लीग की जगह ले सकता है, रिश्ता भारत का ऐसा बन सकता है, या अभी नहीं ऐसा लगता? बन भी सकता है। देखो, एक बात होते, ये सब जो नवसिखिया होते हैं वो मिट्टी जैसे होते हैं। आप उसको जो आकार दोगे, आप उसको गधा बनाओगे, आप खरगोश बनाओगे, या आप बंदर बनाओगे, उस ढंग से बन जाता है। लेकिन बनाने के भी एक तरकीब और कौशल होता है। तो जब खालिदा जिया सीरियस हो गई, तो उसको यूके से उठाकर बांग्लादेश में लाना, और उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे, हम भी लगे थे, हम भी लगे थे। और जिस ढंग की भाषा वो चुनाव जीतने के बाद बोल रहा है, वो लगता है कि हमारे फेवर में है, लेकिन वो भाषा है, वो मकसद नहीं हो सकता। भाषा एक होती है और भाषा में छुपा हुआ मकसद अलग हो सकता है।
वो दोनों मिलाकर देखना पड़ता है कि ये बोल रहा है, जो उक्ति और कृति उसमें समानता कितनी है, अनुभव क्या है, वो देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमको एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा, फूक फूक कर रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि जिस ढंग से अमेरिका वहां एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहती थी, सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में अमेरिका के प्लान थे, वो तो फेल हो गए। जिसलिए हसीना वाजेद को वहां से हटाया गया था, तो वो तो अमेरिका का प्लान फेल हो गया। जिस जिस ढंग से हमने कलादान प्रोजेक्ट उठाया, जिस ढंग के चिटगांव में हमने अपनी रणनीति अपनाई है, तो ये सब चीजें हम देखें तो एक बात समझ में आती है कि हम भी गेम खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं। तो ये बीच बीच में सेवन सिस्टर का मामला उठाया जाएगा, उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो सेवन सिस्टर को कैसे सेव करना है, इसके लिए पिछले 10 सालों से हम काम कर रहे हैं और उसमें कुछ अच्छे परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है। 1 मिनट में त्रिपुरा से घुसकर चिटगांव अलग तोड़ा जा सकता है। चिटगांव और त्रिपुरा के दरमियान जो प्रदेश है, वो भी बांग्लादेश का चिकन नेक है। हमारे चिकन नेक की तो बात छोड़ दो, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है, तो हमारा जो सिलीगुड़ी के आसपास कॉरिडोर वगैरह चिकन नेक है, वो चिकन नेक बचा नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, एक बात कभी भी भूलो मत, कि जहां चुनाव में, बांग्लादेश के चुनाव में बंगाल से सटा हुआ जो इलाका है, वहां जमाते इस्लामी जीती है। वो भूलना नहीं चाहिए। बंगाल से, जहां से बांग्लादेशी घुसकर बंगाल में आते हैं और पूरे भारत में फैलने की कोशिश करते हैं, उसी इलाके में जमाते इस्लामी की जीत हुई है। तो इस पर हमें बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि ये चुनाव जो हो गया, उसमें तो अवामी लीग कहीं है ही नहीं। जो अवामी लीग के खिलाफ जो भारत से दोस्ती का रिश्ता रखना चाहने वाली थोड़ी बहुत पार्टी थी, वो अवामी लीग थी, लेकिन उसको बैन किया गया था। उनको इस चुनाव में लड़ने का अवसर ही दिया नहीं गया। तो चुनाव लड़े किसमें गए? जमाते इस्लामी और बीएनपी। तो बीएनपी के साथ बहुत सारे हिंदू खड़े हो गए। तो आज ये बोलते हैं ना, पत्थर से ईंट जरा नरम होती है, ऐसा बोला जाता है। हमारे मराठी में ये कहावत है, दगड़ापेक्षा वीट मऊ, यानी ईंट जो होती है वो पत्थर से थोड़ी नरम होती है। तो जमाते इस्लामी से बीएनपी अगर नरम है, तो उसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश होगी, लेकिन वो भी फूक फूक कर कदम रखे जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं मानता कि यूनुस और तारिक रहमान में बहुत सारा फर्क है, बहुत सारा फर्क है। हाँ, लेकिन कुछ कदम तो उसने उठाए कि जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी या उसके लिए कुछ हुआ था, उसके बारे में जो अलग से ये हुआ है, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, माना नहीं है। तो ये सब बातें अगर हमारी फेवर में है, तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ अच्छी बातें हमारे लिए भी हो रही है। लेकिन पूरा का पूरा आंख बंद करके उन पर भरोसा करे, ये सिचुएशन आज भी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। हाँ, वो बाकी उनको अगर आपको उकसाना है, तो सेवन सिस्टर, चिकन ने की ये बातें बोलनी पड़ती है, उससे कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता। जैसे गाली होती है, उस ढंग से ये शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन गाली से हम जख्मी तो नहीं होते, घायल तो नहीं होते। हाँ, हमको उकसाया जाता है, वो तो बिल्कुल होता है। लेकिन सेवन सिस्टर या चिकन नेक के बारे में कोई बोला है, तो वो मन पर, दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भी लोग लगे हुए। और जिस ढंग से नए गैरिसन बांग्लादेश की बॉर्डर के पास पिछले 1 साल में खड़े किए गए, तो हम बिल्कुल आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं कर रहे, इसका ये सबूत है। भाऊ, एक पुराने सवाल की तरफ जाता हूं, आपके अनुभव का फायदा लेने के लिए, और दर्शकों को उसके बारे में बताएं, ताकि आपकी पुरानी हम लोगों के साथ शेयर हो, नई पीढ़ी के। दरअसल
जो 1971 के बाद इसको एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर हमने बांग्लादेश को देखा था और लगा भी था कि भारत ने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो है जो बेसिक आइडिया था वही तोड़ दिया। चूंकि इस्लाम की बुनियाद पर दो देश वो इकट्ठे नहीं रहे, फला नहीं रहे, और पता नहीं हम ये क्यों साबित करना चाहते थे, ये भी मालूम नहीं है। अब आपको लगता है कि उस वक़्त कुछ ज़रूर ऐसी प्रॉब्लम वो रही है, मतलब वो देख नहीं पाए, उनकी इंटेंशंस अच्छी थी हमारे लीडर्स की, इसमें कोई शक नहीं होगा, तभी उसको तोड़ा गया। लेकिन हम लोग आने वाले समय के बारे में इतने सजग नहीं थे कि बांग्लादेश में हमने इतना बड़ा दुश्मनी देख ली कि वो आज उन्होंने सब मिटा दिया, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर ही पेशाब कर दिया। बताइए, और जिस तरह से तोड़ा हो, और भाषा-वाषा सब खत्म हो गई, और जिस जमात ने पाकिस्तान बनाने के विरोध में, पाकिस्तान तोड़ने के विरोध में हिंदू महिलाओं से रेप किए, मुस्लिम महिलाओं को मारा जो बंगाली थे, और तमाम चीजें की। लेकिन इसके बावजूद वो जमात इस बार वहां बड़ी ताकत के साथ, लोग कह रहे हैं कि साहब हारी है। अरे वो तो 18 से ज्यादा कभी ले ही नहीं पाई थी, आज वो 70 तक पहुंच गई है, 67 तक उसका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ गया। तो ये कहीं आपको लगता है वैचारिक तौर पर भी हमारे नेता सामरिक तौर पर कहीं उस जीत में कुछ गड़बड़ किए थे, अगर आपको लगता है? नहीं, देखो, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है तो बढ़ा है, वो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वोट कहां से बढ़ा है वो भी देखना पड़ेगा। अगर बीएनपी को बड़ी बड़ी ताकत मिली है, ज्यादा सीटें मिली है, अच्छा परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, तो एक फैक्टर गायब है जिसका नाम अवामी लीग है। तो अवामी लीग जो एंटी जमात इस्लामी है, वो पूरे के पूरे इसके पलड़े में गए, कहाँ, बीएनपी के पलड़े में गए, क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। तो बीएनपी में जो कट्टरवादी इस्लामी लोग थे, उनके वोट भी बीएनपी से कटकर जमात के साथ चले गए। बीएनपी बीएनपी में दो गुट थे ना, एक कट्टरता था, एक बैलेंस था। तो बैलेंस बीएनपी में बचा है, और उसके साथ अवामी लीग का वोटर जुड़ गया, तो उनके वोट हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम तुलना में देखें, अगर अवामी लीग होती तो अवामी लीग के वोट अवामी लीग के पास होते, बीएनपी के पास होते, और जबकि बीएनपी अवामी लीग के खिलाफ लड़ रही है, तो उनके कट्टर वाले वोट जो थे वो बीएनपी के पास रहते। पर लड़ाई तो बीएनपी और जमात में हो रही, तो उसके कट्टर वोट होते वो निकल जाते। जैसे हमने देखा कि जब बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां अपने ही मजहब का कैंडिडेट मिला है, भले गुजरात का होगा, यूनुस पठान, तो वो मुस्लिम वोट यूनुस पठान को मिला, ना कि अधीर रंजन चौधरी को मिला, जो वहां से लगातार चुनकर आते थे, एंटी बीजेपी बोलते थे, एंटी आरएसएस बोलते थे, तो मुस्लिम उनको वोट दे रहे थे। लेकिन जब अपना ही मुस्लिम कैंडिडेट मिला, तो उन्होंने यूनुस पठान को वोट दिया, ना कि अधीर रंजन को। तो बीएनपी में जो कट्टरवादी मुस्लिम थे वो जमात के साथ चले गए, क्योंकि अब अवामी लीग नहीं है और अवामी वोट बीएनपी को मिलने वाले हैं। तो बीएनपी के जो उतने कट्टर नहीं है वो, और अवामी के जो कट्टर नहीं है वो मिलकर हम बीएनपी का सक्सेस देख रहे हैं। तो ये वोट परसेंटेज या सीटों का आंकड़ा है, वो अगर देखना और समझना है तो ये बीच की जो बारीकियां है वो भी समझनी पड़ती। अच्छा, एक बात थी, आपने जो पुराने जमाने की बातें कही कि शेख मुजीबुर रहमान थे, वो तो बहुत यानी मुस्लिम थे, कट्टर नहीं थे, लेकिन थे तो मुस्लिम। तो उनका जो रवैया था वो इतना सख्त था कि उससे जो मिडिल ग्राउंड पर रहने वाले मुस्लिम थे वो जमात के साथ चले गए, और जमात और आर्मी साथ आ गए, तो उन्होंने शेख मुजीबुर का ही सफाया कर दिया। तो एक बात होती है कि कट्टरता से लड़ते वक्त हमारे साथ जो मिडिल ग्राउंड के लोग होते हैं उनको संभाल कर रखना पड़ता है। हम अभी देख रहे हैं ना, यहाँ भी जो यूजीसी के मामले में हमसे ही कुछ लोग
अपने ही मोदी को खत्म करने को निकले। तो ये जो उतावले होते हैं, वो उतावले बना बनाया खेल बिगाड़ देते हैं। तो एक साथ हमको कट्टरता से लड़ना है, और हमारे में भी जो खुद को बड़े कट्टर समझते हैं, उनसे भी लड़ना पड़ता है। तो शेख मुजीबुर की बलि उस जगह चढ़ गई कि वो कट्टर मुस्लिमों से लड़ाई कर रहे थे, और उसी वक्त उनके साथ आर्मी का भी झगड़ा शुरू हो गया, और आर्मी ने उधर क्रांति कर दी, उनका पूरा यानी फैमिली ही मार दी। तो वो लड़ाई खत्म ही हो गई। और उस वक्त अपनी आर्मी की जो सत्ता थी, उसको लीगैलिटी मिले, उसको सैंक्शन मिले, इसके लिए जियाउर रहमान ने जमात को बढ़ावा दिया। लेकिन एक समय आता है कि डिक्टेटर को खत्म करने वाला दूसरा डिक्टेटर पैदा हो जाता है। तो जब इनको समझ में आया कि दुनिया की दबाव में जियाउर रहमान भी आहिस्ता आहिस्ता सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उनमें से इरशाद नाम का जो जनरल था, उसको जमात ने पकड़ा, साथ में लिया, और जियाउर रहमान को ही खत्म कर दिया। तो ये तो चलता रहता है। इसमें से रास्ता निकालते वक्त आप कट्टरता की लड़ाई कट्टरता से नहीं कर सकते। आपको उनमें भी जो मिडिल ग्राउंड वाले होते हैं, उनको साथ लेना पड़ता है। आज बीएनपी और अवामी मिलकर जो बना है, तो बीएनपी के जो मिडिल ग्राउंड वाले हैं, उनको साथ लेकर ये गेम खेला जा रहा है। उसमें हम लोग भी है, अमेरिका भी है, दुनिया के अलग अलग हिस्से के देश जो है, वो भी अपनी राजनीति वहां ढूंढ रहे। तो ये सब मिला जुला खेल है। टूर्नामेंट चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुई है, ये टूर्नामेंट है। फिर उसके बाद सुपर 8 होगा, सुपर 4 होगा, सेमीफाइनल होगा, क्वार्टर फाइनल होगा, ये सब होते रहता है। तो इतनी आसाद एक लड़ाई जीत गए तो हम बाजी मार गए, ऐसा नहीं होता। तो ये शुरुआत हुई है, देखते ये कहां तक लेके जाता है। लेकिन एक बात है कि जमात की जीत जो है, वो उनकी अपनी जीत नहीं है, बीएनपी के जो कट्टरतावादी है, उनके साथ जाकर उनकी जीत हुई। लेकिन हमारे लिए मामला सीरियस वो है, तो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वो जमाते इस्लामी के कैंडिडेट जीते हुआ। ये सवाल मेरे जहन से आपने पिछली बार बोला था, इसको हमको कैसे देखना चाहिए? मतलब जमात के वहां, चूंकि वो बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां भले ही जीते हों, लेकिन उसका हमसे क्या मतलब, हमको उस पर ज्यादा गौर क्यों करना चाहिए? क्योंकि बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, और वो भी उसी बॉर्डर के इस साइड में है, और उस पर जमाते इस्लामी का, इंडियन जमाते इस्लामी का प्रभाव है। जो हम बोलते हैं ना, ममता को जिताता है, ममता को जिताता है, तो उसका भी बंदोबस्त चल रहा है, उसका भी बंदोबस्त चल रहा है। लेकिन उस पर ज्यादा ओपनली बात अभी करना सही नहीं होगा, उसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है। यहाँ का जो 30%, 33% वगैरह बंगाल में मुस्लिम वोटर, 40%, 30% कहीं कहीं फैला हुआ है, वो एक तरीके से बांग्लादेशी घुसखोर जो होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, उनको मदद करने वाले इस साइड में है, हमारे साइड में, वो भी जमाते इस्लामी है। तो इनका ममता के साथ होना, यानी वहां खलीदा जिया के साथ होना एक जैसा है। तो ये हमको अभी गंभीरता से देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी कौन से इलाके में जीती है। एक बात ये भी है कि वो जो फैला हुआ है पाकिस्तान का, जो बांग्लादेश का जो पूर्व हिस्सा है, ईस्टर्न, जो म्यांमार से वगैरह सटा हुआ है, वहां कट्टर मुस्लिमों का, जमात का प्रभाव नहीं है। जो प्रभाव है वो भारत की बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहां उसका प्रभाव है। तो वो देखकर चलना पड़ता है, और ये जिनको काम करना है वो कर रहे हैं। ये इसमें हमको दखल देने की ज्यादा जरूरत नहीं, उस पर काम चल रहा है। और इसलिए मैंने बोला, देखो भेजा किसको, ओम बिरला को, यानी एक सिग्नल दिया है कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलोगे तो आपका काम हो सकता है। यानी
आज बांग्लादेश की जो बुरी हालत है, खाने पीने के लाले पड़े, बिजनेस ठप है, बंदरगाह नहीं चल रहे, तो ये सब चीजें इकट्ठा लेकर देखे तो हम अपनी तरीके से बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट कर रहे, प्रेशराइज कर रहे। अच्छा, ये एक आपको लगता है कि अब इसका चुनाव पे असर खत्म हो जाएगा बंगाल के, चूंकि अगर वहां कोई ऐसी सरकार आ जाती है जो कम से कम ओपनली तौर पर तो हिंदुओं के खिलाफ वो नहीं करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो तुरंत एकदम पहले ही समय पे दे दी। कोई मुख्यमंत्री दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को अक्सर बधाई नहीं देते हैं उनकी चुनाव पर, या ये क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ही या सेंट्रल लीडरशिप के लिए तय होता है। लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी ने तुरंत दिया। ये ऐसा तो नहीं ममता बनर्जी को लगा चलो सांस आई, ऐसा करके कहा हो कि चलो यार सांस आई। वहां अगर जमात आ जाता तो वो हिंदुओं पर और हमले करते, ओपनली मारते, और उसके बाद उसका मैसेज जो है बंगाल में बहुत ज्यादा होता, जैसा कि हमने देखा भी था। दीपू दास हो या वो खोकान हो, जिन जिन की हत्याएं हुई, जिनको जिंदा जलाया, उनका रिएक्शन इस देश में हुआ। तो क्या आपको लगता है कि अब उसका चुनाव का बहुत ज्यादा असर यहाँ हमारे पर नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल होगा। देखो, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में होगा, बिल्कुल होगा। और जिस ढंग से एसआईआर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका तो परिणाम इस चुनाव में होने वाला है। आप ही घूम कर आते हैं, आप वहां जाते हैं, आपने देखा है कितनी बड़ी संख्या में बोगस वोटर साफ किए गए। तो इसका मिला जुला परिणाम तो होगा, मिला जुला परिणाम तो होगा। लेकिन एक बात है कि अभी सब लोगों के दिमाग में एक बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की तरफ हम मुड़ते हैं तो आज तक का सबसे बड़ा घाव अगर ममता की राजनीति पर हुआ है तो वो आईपैक पर जो धाड़ पड़ी है, छापा पड़ा है, वो ममता की राजनीति पर सबसे बड़ा घाव है, ये आप समझ लो। अभी उस पर कितना ज्यादा बोले ना बोले वो बात अलग है, लेकिन एक तरीके से आईपैक ही टीएमसी चला रही थी। और टीएमसी में अभिषेक बैनर्जी और आईपैक की जितनी पकड़ है उससे टीएमसी के बड़े सीनियर नेता भी विचलित है। और एक बात और, एक क्लू देता हूं, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि ममता डरकर इतनी दौड़ते दौड़ते आईपैक के ऑफिस पहुंची और यही तो हमारे पार्टी का ऑफिस है बोलने लगी। इसका कारण सीधा है, जो टिकट बेचकर पैसा इकट्ठा किया जाता था वो आईपैक के माध्यम से किया जाता था। तो टीएमसी के टिकट बंटवारे में, कट मनी के इकट्ठा होने में, कलेक्शन में आईपैक का बड़ा हिस्सा था। तो ईडी ने जहां घाव मारा है वो बिल्कुल सही जगह मारा है। उसका सबूत ममता वहां पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में थप्पड़ खाकर वापस लौटी। इस पर अभी ज्यादा विवेचन करना सही नहीं होगा, लेकिन आईपैक पर जो रेड पड़ी है और इसकी जानकारी मुझे कम से कम उसकी शुरुआत, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की शुरुआत जुलाई अगस्त में हुई थी, पिछले, अचानक नहीं हुआ है। आईपैक के पास आने वाला पैसा हवाला कांड से या और किसी तरीके से, कैश तरीके से कहां से आता है उसकी पूरी जानकारी पिछले 7-8 महीने से चल रही थी। उसके बाद ये छापा मारा गया है और ऐसी जगह मारा है कि ममता को अपनी बिल से निकालकर आईपैक के ऑफिस तक दौड़ना पड़ा है। तो ये सब मिलकर जो परिणाम होगा वो आप समझ लो कि बंगाल में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जी भाऊ, आप जुड़े। और इसी में तारिक रहमान को अपनी मां के जगह लाने में थोड़ा इनिशिएटिव हमारा भी है, भारत का है। इसके लिए यूरोपियन देशों की मदद भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ली है, लेकिन इस पर ज्यादा बात करना सही नहीं होगा। जी धन्यवाद भाऊ, लेकिन आपने इशारों में कई सारे लाइनें छोड़ी हैं। दर्शक उन लाइनों का पीछा करें, और नहीं तो फिर अगला एपिसोड जब देखेंगे तो उनमें उन लाइनों का भी विस्तृत विवेचन किया जाएगा उचित समय पे।
तो भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से भी अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो यथासंभव सहयोग भी करें। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।